हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट बत्रा डिफेंस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग आपको जो एनडीए का पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स का आज हम आपको वीडियो सोल्यूशन देंगे डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। राइट, तो चलो हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पे जो पेपर लिया हुआ है ये आपका सेट ए है। यस, तो इसको हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि इकट्ठा करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको आराम से 2-3 पार्ट में देख सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं पहला पार्ट, और पहले पार्ट में क्वेश्चन फर्स्ट को देखेंगे हम। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है? एक क्वेश्चन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर से आया हुआ है, तो चलो इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं हम। राइट, तो देखिए 1 माइनस ओमेगा, हाँ 1 माइनस ओमेगा एंड अपॉन में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसका हमें मॉड लेना है। राइट, अच्छा तो इसका मॉड क्या होगा? तो देखो हम जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके यदि आप मॉड लें या दोनों का अलग अलग मॉड लें तो दोनों सेम आता है। राइट, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे कि 1 माइनस ओमेगा का मॉड ले लेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मॉड हम कर लेते हैं। बट हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगा। सो अच्छा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3i/2 होता है, एंड इसकी वैल्यू -1 होगा, -1 का मॉड, तो इसकी -1 का मॉड तो 1 हो जाएगा। अब इसका हमें मॉड ले लेना है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 होगा, और ये माइनस बन जाएगा -√3i/2। इसका मॉड हमें लेना है। अब इसका मॉड लेने के लिए अब क्या करोगे? आप जानते हो कि अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई भी हो अगर इस तरह से, तो इसका मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का रूट लेते हो हम, बस यही यहाँ पे भी कर देना है। तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, प्लस -√3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 12/4 यानी √3। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसको जरा देखा जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5 का प्रयोग करके हमें 6 अंकों वाली संख्या बनाना है, और ध्यान ये रखना है कि वो 6 से भाज्य भी हो। राइट, मतलब 6 से डिवाइड करने पर वो डिवाइड हो जाए। अब हम जानते हैं 6 से डिवाइड होने वाला जो नंबर होता है वो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो पहले हमें ये सोचना होगा कि 0, 1, 2, 3, 4 और 5 का इस्तेमाल करके अगर हम नंबर बनाते हैं 6 अंक का, तो हर नंबर में 5, 4, 3, 2, 1 और 0 आएगा। जिनके डिजिट का सम हम देख रहे हैं 15 है, यानी वो 3 से डिविजिबल है। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 की हेल्प से बनने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वे 3 से तो डिवाइड हो जाएंगे। अब हमें 2 की गारंटी अगर कर ले हम कि भाई इनकी हेल्प से बनने वाला जो भी नंबर होगा वो 3 से तो डिवाइड होगा ही। अब 6 से डिवाइड होने के लिए हमें 2 की गारंटी करना होगा, यानी इनकी हेल्प से बनने वाला हर नंबर 2 से भी अगर डिवाइड हो जाए तो 6 से डिवाइड होगा। तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसकी, अब हमें ये सिर्फ यहाँ पे ये सोचना है कि इसकी हेल्प से बनने वाला 2 से डिविजिबल कितने संख्याएं बनेंगे। जो 2 से डिविजिबल होगा 3 से तो पक्के से होगा, तो 6 से डिवाइड होने की गारंटी बन जाएगी। तो यानी कुल मिला के हमें 2 से डिविजिबल वाले कॉन्सेप्ट को समझना है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास जो डिजिट दिया गया है, राइट, उसमें 0 भी इंक्लूड है। तो हम एक काम करते हैं, देखो 6 प्लेस बना दिया, तो हम सबसे पहले 0 को हम लास्ट प्लेस पे रख ही देते हैं, मान लेता हूं। यानी लास्ट प्लेस को फिल करने के एक तरीके बच गए हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, और यहाँ पे रिपीटिशन हमें किसी का नहीं कराना है, ये भी ध्यान रखना है। तो 5 डिजिट, तो इसको 5 तरह से, 4 तरह से, 3 तरह से, 2 तरह से, 1 तरह से, टोटल कितने हो जाएंगे 120, 120 तरह के ऐसे नंबर बनेंगे जिनमें यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, तो वो 2 से डिवाइड होगा।
लेकिन हम इस तरह के भी तो नंबर्स बना सकते हैं, जीरो के अलावा भी अगर हम सोचें तो अगर हम यूनिट प्लेस पे 2 या 4 को फिल करके नंबर बनाऊं तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा। यानी लास्ट प्लेस को फिल करने का 2 तरीके मैं यहां पे कर सकता हूं। हमारे पास कोई एक मैं इस्तेमाल कर लूंगा, बच जाएगा हमारे पास 5 डिजिट 5, लेकिन उस 5 डिजिट में एक जीरो भी है, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 नहीं बल्कि 4 ही हमारे पास ऑप्शंस होंगे, 4। अब हमने 5 में से जीरो को बाहर कर दिया था, जो 4 बचे थे उसमें से कोई 4 तरीके, अब जो 4 तरीके मैंने लिया उसमें से एक इस्तेमाल किया, बचा 3, और जो जीरो को हमने छोड़ा था उसको फिर से एक बार एक साथ ले लिया, तो हमारे पास फिर से 4 डिजिट हो गए। अब यहां पे जीरो आ सकता है, तो 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके, तो टोटल 16, 48, 96, और 96 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 192। यानी कुछ नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे जीरो हो वो 120 नंबर्स बनेंगे, और कुछ नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पे 2 या 4 हो ऐसे 192 नंबर बनेंगे। तो कुल मिला के कितने नंबर्स हो गए? 120 प्लस 192, सो दिस इज इक्वल टू 312, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यस, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि इस तीसरे वाले क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा, इसका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका बाइनरी में कन्वर्जन करूं तो बाइनरी कन्वर्जन का जो मेथड होता है 1011, वो ये है कि आप इसमें 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, तो 2 5 जा कैरी 1, फिर से 2 2 जा 2 5 जा 2 2 जा कैरी 1, फिर 2 1 जा 2 2 2 जा 2 6 जा 0, ठीक है। कैरी मतलब रिमाइंडर, कैरी मीन्स यहाँ रिमाइंडर से मतलब है। अच्छा, यहाँ पे 2 6 जा 2 3 जा रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। अच्छा, ज्यादातर विद्यार्थी इसमें क्या दिमाग लगाए हैं, उन्होंने देखा कि 1 1 0 0 आ रहा है, तो 1 1 0 0 इसमें है नहीं तो ये काट दिए, 1 1 0 0 इसमें भी नहीं है काट दिए, 1 1 0 0 इसमें भी नहीं है काट दिए, लेकिन यहाँ 1 1 0 0 दिख गया उन्हें तो वो डी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ गए। लेकिन नहीं, गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि जिन लोगों ने सेट किया है वो लोग इसका ऑप्शन आंसर में डी ही बोले हो, बनाए हो, लेकिन ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसको आगे बढ़ा के देख लो, 2 3 जा 2 1 जा रिमाइंडर, फिर से यहां पे 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 से भाग करेंगे 15, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बचेगा, राइट। फिर 2 से भाग करें, 2 7 जा रिमाइंडर 1, फिर 2 3 जा रिमाइंडर 1, फिर 2 1 जा रिमाइंडर 1, फिर 2 से भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 लगा के छोड़ देंगे, रिमाइंडर 1। अब हम लोग फ्रॉम बॉटम से टॉप चलते हैं, वही हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर बनता है। तो 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 है, इसलिए ये गलत है। ऑलराइट, अब देखो, पता नहीं यूपीएससी वाले इसका आंसर क्या बना के देते हैं, मुझे नहीं मालूम, बट ये तो गलत है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या बोल रहा है? 4 में हमें ये सोचना है कि हमें इसका वैल्यू ये है, तो देखो कि ये एडजॉइंट ऑफ 3a का मतलब क्या, ये कोई एक मैट्रिक्स हुआ भाई, कोई मैट्रिक्स ए था उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरा मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट लिया, तीसरा मैट्रिक्स बना, उसमें किसी कांस्टेंट से गुणा करके उसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट लेना हो तो ए का डिटरमिनेंट तो लिखेंगे ही, लेकिन के बाहर आएगा तो इसके पावर में एन लग जाएगा, जहां एन इस ए का ऑर्डर है, ठीक है। यानी अगर ए ऑफ ऑर्डर n हो तो यही n यहां पे लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि यहाँ पे a चूंकि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही मेंटेन रहेगा, एडजॉइंट ले लोगे तो भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 पावर 3 आ जाएगा,
और एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट तो ऐसे बना रहेगा। अब हम जानते हैं एक बात और कि कोई भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के पावर में n-1 होता है। तो यहां पे मैट्रिक्स 3a है, तो 3a के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, तो 3a के डिटरमिनेंट के पावर में n-1 मतलब 3 में से 1 2 आएगा। अच्छा, फिर क्या करेंगे, अब हम ये भी जानते हैं ये वाला किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुणा करके डिटरमिनेंट, तो k बाहर आएगा तो k पावर n लगेगा। तो जब 3 बाहर आएगा तो 3 बाहर आएगा तो 3 पावर 3 लगेगा, राइट। और a का डिटरमिनेंट तो रहेगा और ये होल पावर 2 अपने स्थान पर रहेगा, तो 2 पावर 3, अच्छा 3 पावर यहां से हो जाएगा 6, और a का डिटरमिनेंट कितना है 4 है, 4 मतलब 2 पावर 2, और 2 पावर 2 तो होल पावर 2 मतलब 2 पावर 4 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 2 पावर 7 एंड 3 पावर 6, ऑलराइट। जिसकी वैल्यू 2 पावर अल्फा और 3 पावर बीटा से कंपेयर करना था, तो अल्फा बराबर 7 बीटा बराबर 6, तो सम अल्फा प्लस बीटा मतलब 13 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। अच्छा, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी थोड़ा सा समझा जाए। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के डिफरेंट मूल्स हैं। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग जानते हो कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 का रूट आपको पता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पे x के कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, भाई आप लोग क्या पढ़ते हो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूट अगर अल्फा बीटा है, अगर हम b को -b से रिप्लेस कर दें, ax² माइनस bx कर दें, कुछ इस तरह से कर दें, तो आप इसका रूट केवल माइनस अल्फा माइनस बीटा ही हो जाता है, ये आप जानते हो। तो यहां पे क्या हो रहा है कि समीकरण क्या है, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कन्फर्म है कि इसका रूट माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, राइट। अच्छा, अब यहां पे हम क्या सोच रहे हैं कि यहां पे इसका रूट आपका माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर था, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे। हमें इसका क्या करना है, इसका हमें अल्फा पावर 100 प्लस बीटा पावर 100 अपॉन अल्फा पावर 100 माइनस बीटा पावर 100 का मॉड लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं, हम मान लेते हैं ये अल्फा है और ये मान लेते हैं बीटा है, राइट। अगर अल्फा की जगह माइनस ओमेगा रख दूं तो माइनस ओमेगा के पावर 100 मतलब नेगेटिव के पावर में इवन नंबर है, तो ये ओमेगा पावर 100 ही आएगा, राइट। प्लस बीटा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर रखूंगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर में 100 है, फिर से इवन पावर है, नेगेटिव हट जाएगा तो ओमेगा पावर यहाँ पे आ जाएगा 200 अपॉन में फिर से यहाँ पे ओमेगा पावर 100 आ जाएगा, राइट। अच्छा, बीटा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 100 मतलब ओमेगा पावर 200, बट पहले से माइनस लगा हुआ है तो ओमेगा पावर 200 मैंने ऐसे कर दिया, राइट। इसका हमें मॉड लेना है, कोई बात नहीं। अब देखो ओमेगा पावर 100 मतलब ओमेगा पावर n की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करते हो, n में 3 से भाग करते हो, जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर उठा के ओमेगा के पावर रख देते हो, वही उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें 3 से भाग करेंगे आप तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहां बचेगा ओमेगा प्लस, यहां पे अगर भाग करेंगे आप 3 से तो रिमाइंडर 2 आएगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और इसका मॉड हम ले लेते हैं ऊपर, डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहां भी आएगा ओमेगा और यहां भी आएगा ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस के साथ आएगा तो यहां भी मॉड ले लिया। बट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू -1 होता है, -1 का मॉड होता है 1, तो दिस इज द 1 अपॉन। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होता है, -1/2 प्लस √3i/2 होता है ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1/2 माइनस √3i/2, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। दोनों को घटाया जाए, अगर दोनों को घटाते हैं तो देखो ये भी -1/2 ये भी -1/2, सब्ट्रैक्ट सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2√3i/2, लेकिन 2 से मतलब इसकी वैल्यू का क्या आ जाएगा, 2√3i/2, 2 से कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा √3i, राइट। तो यहाँ पे हमें मिलेगा √3i, इसका मॉड
अब √3i का मॉड कितना आएगा, √3 आएगा, यानी 1/√3। ये हमारा आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बड़ा सिंपल सा। क्या बोल रहे हैं कि अगर ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हों, ए और बी सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो ए वही आएगा, फिर बी का भी ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा, ऐसा सेम ऑर्डर का। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि भाई ये बताओ कि तब ऐसे स्थिति में ए बी माइनस बी ए के संबंध में जो दो स्टेटमेंट है कौन सही होगा। तो ए बी माइनस बी ए के बारे में, तो देखो पहले हम ए बी माइनस बी ए के बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो समझते हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी है, अगर आपको पता हो तो आपको याद होगा कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा, लेकिन ए बी माइनस बी ए होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बोल रहे हैं कि इसकी विकर्ण प्रविष्टियां समान लेकिन शून्येतर हैं, यानी इसके जो विकर्ण के एलिमेंट्स होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स वो इक्वल होंगे, लेकिन वो नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो। लेकिन हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो होते हैं, यानी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल पक्के से गलत हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे उनका सम किया जाए तो जीरो आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, लीडिंग जीरो होता है और नॉन लीडिंग के अलावा जो होता है, जैसे अगर यहाँ ए है तो यहाँ माइनस ए होगा, यहाँ बी है तो यहाँ माइनस बी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ माइनस सी होगा। तो अगर इनको हम जोड़ें तो ए और माइनस ए खत्म, बी माइनस बी खत्म, सी माइनस सी खत्म, तो निश्चित रूप से योगफल जीरो आएगा। यानी स्टेटमेंट सेकंड तो सही है, फर्स्ट गलत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6 हो गया, हाँ 7वें में आते हैं हम लोग, उसको भी जरा देख लिया जाए। क्वेश्चन 7। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अच्छा, क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस एबीसी ईच ऑफ सेम ऑर्डर एम। एबीसी सेम ऑर्डर के हैं सभी लोग, और स्टेटमेंट ये है कि अगर ए बी बराबर ए सी हो तो बी बराबर सी, अगर इससे बी बराबर सी अगर मिल रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए नॉन सिंगुलर होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो समझो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि इसका इनवर्स मिलेगा। तो ये बात सही है। क्यों? ए बी बराबर ए सी में ए को हम तभी हटा सकते हैं जब ए इनवर्सिबल हो, यानी नॉन सिंगुलर हो। क्यों? क्योंकि अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तभी मैं दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो ऐसे कर दूंगा तो ए इनवर्स जब टकराएगा तो ये हो जाएगा आई इंटू बी, राइट में भी आई इंटू सी। अब आई का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इधर भी सी आएगा, तो दोनों हो जाएंगे बराबर। तो ये तभी पॉसिबल है जब ए का इनवर्स मिले, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहे हैं, dx बराबर cx। अच्छा, x क्या है, कह रहे हैं x कोई कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, लेकिन एक कॉलम हो, लेकिन रो कितना बोल रहे हैं, n रोज हो, n रोज है। तो कह रहे हैं कि bx मतलब ऐसा कोई x है, ऐसा कोई x है, और अगर हम उस x से b में मल्टीप्लाई करें और c में भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों स्थितियों में ये सेम आएगा। तो ये स्टेटमेंट, क्या ये फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स x हैविंग n रोज देन b बराबर c, तो क्या ये हर स्थिति में यहां पे, यानी ये जो bx बराबर cx लिखा जा रहा है, अगर ऐसा है तो क्या b और c बराबर रहा होगा तभी ऐसा होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई b और c दो हमने मैट्रिक्स ले लिया अलग अलग पहले, और कोई एक x कॉलम मैट्रिक्स लिया, तो b में x से मल्टीप्लाई, c में x से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये दोनों सेम आ जाए
तो ये तभी सेम हो सकता है जब बी और सी भी आपस में सेम रहा हो। तो क्या ये बात सही है? देखो अब आप कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि हाँ सर बात तो सही है भाई, अगर बी और सी सेम होगा तभी तो हम बी में एक्स से मल्टीप्लाई करें और सी की जगह में बी रख देंगे, बी में एक्स से मल्टीप्लाई करें तो बराबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखोगे कभी कभी बी और सी अलग अलग होगा तो भी ये दोनों सेम हो सकता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए बी की वैल्यू मैंने ले लिया 1 2 3 4 और सी की वैल्यू मैंने ले लिया 1 3 3 5 ले लिया, राइट। और यहां हमने एक्स को ले लिया 1 0, यहां भी मैंने ले लिया एक्स को 1 0 ले लिया, कुछ इस तरह से, राइट। अब जरा समझो, इसको मैं बी मान रहा हूं, इसको मैं सी मान रहा हूं। अभी फिलहाल ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये एक्स है। अब इन दोनों का आपस में गुणा करके देखो, इसको मुझे भी समझना है कि बराबर होगा कि नहीं। अब इन दोनों का आपस में गुणा करके देखो, तो अगर मैं इनका इसमें गुणा कर दूं तो इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो आएगा, हमें मिलेगा 1, 2 का जीरो हम करेंगे 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट में इसका इसमें करेंगे तो 1 आएगा, 3 का 0 में खत्म, इसका 3 होगा, 5 का 0 में करेंगे खत्म। तो देखो ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब बी सी अलग अलग होते हुए भी बी एक्स सी एक्स बराबर हो गया। इसका मतलब स्टेटमेंट ये गलत है। हालांकि बी और सी बराबर होगा तो ये सही होगा ही, लेकिन बी सी बराबर नहीं है तो भी सही हो सकता है किसी स्थिति में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी इसमें आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां वाला देखते हैं। देखो 8वें में क्या बोल रहे हैं कि भाई ये पता करो कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस, है ना, हैज यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। तो ये तो हो नहीं सकता। अब हमें इसको चेक करना है। तो देखो चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले सिर्फ चेक करना है तो एक काम करिए, इसको आप चेक करिए क्रैमर रूल से, डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट मेथड क्या बोलता है कि आप सबसे पहले डेल्टा निकालो। डेल्टा का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट, यानी 1 2 1 2 4 2 3 6 3, राइट। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन कर लूंगा, सभी में 2 है, तो यहां 1 2 3 आ जाएगा, तो 2 कॉलम सेम हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 0, यानी डेल्टा हो गया 0। अगर डेल्टा 0 हो गया तो यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। अब नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। इसको चेक करने के लिए हम लोग बारी बारी से डेल्टा 1 को निकालेंगे, ऑलराइट, डेल्टा 2 को निकालेंगे एंड डेल्टा 3 को निकालेंगे। अगर ये तीनों भी 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाएगा तो नो सोल्यूशन। तो चलो डेल्टा 1 कैसे निकलता है। डेल्टा 1 के लिए आप पहले कॉलम को छोड़ के बाकी को सभी को ले लेते हो, 2 4 6 1 2 3, राइट। अब एक चीज समझो जरा ध्यान से, इसमें कुछ भी आए इसमें 2 फिर से कॉमन करेंगे तो 1 2 3 बराबर होने की वजह से 0 आ जाएगा। डेल्टा 2 में सेकंड कॉलम को हम छोड़ देते हैं, यहां वही कांस्टेंट आता है जो राइट साइड में कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो ये तो यहाँ पे तो डायरेक्टली दोनों सेम दिख रहे हैं, तो ये भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम की जगह पे आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगा और पहले दूसरे में ये 1 2 3 2 4 6, अच्छा 2 कॉमन करेंगे तो 1 2 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 हो गया, और डेल्टा पहले से 0 था इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9th में आते हैं हम लोग। देखो 9 क्या बोल रहा है कि अगर ax बराबर b बी अ सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस विद 3 अननोन्स, है ना। इसको ऐसा समझो कि जैसे ax बराबर b का मतलब क्या, वही जैसे 3 आप ऐसे लिखते हो ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y
प्लस C3Z बराबर D3, आप ऐसे लिखते हो। अब यहां से A क्या बनाते हो, A में आप बनाते हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बनाते हो, राइट। B क्या बनाते हो इसमें, कांस्टेंट D1 D2 D3, और X में क्या लेते हो आप, X में आप लेते हो X Y Z। तो ये AX बराबर B समीकरण से आप X की वैल्यू A इनवर्स B निकाला करते थे, राइट। तो वही यहां पे AX बराबर B की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन लीनियर इक्वेशंस हैं विद 3 अननोन के साथ, और कह रहे हैं कि इसके तीन जो वैल्यू मिलेंगे उसमें एक वैल्यू x1 होगा, एक वैल्यू x2 होगा, दो वैल्यू x1 x2 इसके रूट्स हैं। अच्छा, मतलब ax बराबर b इस समीकरण का x1 एंड x2 दो रूट्स है। अगर x1 रूट्स है तो इसका मतलब x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी a x1 की जगह b आ जाएगा, और x2 भी सेटिस्फाई करेगा, यानी a x2 की जगह पे भी b आ जाएगा। यानी कहीं यूज होगा तो हम ax1 और ax2 की जगह b का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन, इस तरह का कॉम्बिनेशन इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax बराबर b। आप यूं कह लीजिए कि दो रूट्स तो दे दिया है, वो कह रहे हैं तीसरा रूट्स कुछ इस तरह का ही होना चाहिए। अगर ऐसा है जहां ए बी क्या है, कोई रियल नंबर्स है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ए और बी में रिलेटेड कुछ रिलेशन दिया गया है, कौन सा सही होगा। तो देखो एक काम करते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि ए भी अगर रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, a x1 प्लस b x2 लिखोगे, और राइट में भी है ही है। अंदर गुणा करते हैं, स्मॉल a कैपिटल A x1 प्लस स्मॉल b कैपिटल A x2 इक्वल टू b। अब चूंकि a x1 और a x2 की जगह पे हम b का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो a b प्लस स्मॉल b और b इक्वल टू b तीनों जगह पे है। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमें यहां से a प्लस b की वैल्यू 1 नजर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अच्छा आइए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 में चलते हैं, और 10 को जरा देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, बोल रहे हैं कि इससे जो समीकरण बनेगा उसको जो रूट मिलेंगे उसके रूट के सम बताओ। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो एक समीकरण बनेगा, उसके रूट्स को निकाल के फिर सम करना है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व करेंगे तो 0 0 की वजह से तो सब 0 हो जाएगा, बचेगा केवल x प्लस बी। इसको ले लिया, एंड अंदर क्या होगा, दिस रो एंड दिस कॉलम। तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो x माइनस a, x माइनस c, और माइनस इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म, बराबर 0। यानी यहां से मुझे मिलेगा x बराबर माइनस बी, x बराबर a, x बराबर c। ये रूट्स हैं, इनका सम, तो a माइनस बी प्लस सी आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि इफ दिस इज अ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड a प्लस बी की वैल्यू बताओ। देखो, अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3i है, तो अगर एक रूट 2 माइनस रूट 3 है तो दूसरा 2 प्लस रूट 3i होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में चलता है। तो दोनों रूट मुझे मिल गए। अब इन दोनों की हेल्प से हम फॉर्मेशन कर लेते हैं इक्वेशन का। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट, तो दिस एंड दैट करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 माइनस 3i स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 3i स्क्वायर आई थिंक हो जाएगा प्लस 7, राइट, प्लस 7 इक्वल टू 0। तो अब इसको कंपेयर आप करोगे, भाई a स्क्वायर मतलब 4 होगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब 3i का स्क्वायर, i स्क्वायर बराबर माइनस 1 होगा, तो 4 प्लस 3 मतलब 7 होगा। इसको कंपेयर करिए आप ax स्क्वायर प्लस ax प्लस b बराबर 0 से। तो a की जगह पे क्या दिख रहा है, -4, और b की जगह पे क्या दिख रहा है, 7। सम कर देंगे तो 7 में से 4 आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं कि z बराबर दिस, देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z। तो यार जरा ध्यान से देखो, तो 1 प्लस रूट 3i अपॉन
1 माइनस रूट 3i। अच्छा, हम यहां पे भी डिवाइडेड बाई 2 कर दें, यहां भी डिवाइडेड बाई 2 कर दें, और एक काम और कर दे, मैं डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन कर लूं, समझ रहे हो, और इसमें से माइनस को कॉमन करके मैं न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये -1 माइनस रूट 3i बाई 2 दिखाई देगा, और ये -1 प्लस रूट 3i बाई 2 दिखाई देगा। बट ये दोनों वैल्यू तो जाना पहचाना लग रहा है ना, तो ये तो ओमेगा स्क्वायर है और ये ओमेगा है, कैंसल आउट होकर ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा का आर्गुमेंट 2π/3 आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। ओमेगा की वैल्यू आपको क्या लिखते हो आप, -1/2 प्लस रूट 3i/2, यही तो लिखते हो। तो अगर इसका हमें एम्पलीट्यूड निकालना होगा तो सबसे पहले मैं अल्फा निकालूंगा, तो tan इनवर्स रूट 3/2 अपॉन -1/2 का मॉड, तो सो दिस इज इक्वल टू tan रूट 3 मतलब π/3 होगा, राइट। लेकिन चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड पाई माइनस π/3, तो दिस इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। अच्छा, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले चीज तो यहाँ पे x प्लस सी होना चाहिए, राइट, ये c होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, क्या होगा। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, समझो। हम क्या सोच रहे हैं कि पहले ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, छोटा बनाते हैं। देखो छोटा बनाने के लिए हम यहाँ पे C2 को रिप्लेस करेंगे C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस करेंगे C3 माइनस C2 से। फायदा, अच्छा पहला वाला ऐसे रहने दीजिए आप, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस a। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 b माइनस a। इसको मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 1 और c माइनस b आएगा। अच्छा, एक काम और कर लेते, अगले स्टेप में हम फिर से हम सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे ना C2 को रिप्लेस किया जाए, फिर से C2 माइनस C3 कर दिया जाए। फायदा, यहाँ भी इन दोनों सब्स्टिट्यूट को 0 आ जाएंगे, यहाँ भी 0 आएगा तो फायदा हो जाएगा। तो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस a, इसमें से इसको कटाएंगे तो 0, इसको इसमें से कटाएंगे तो 0, इसको इसमें से कटाएंगे तो क्या आएगा पता है, 2b माइनस a और माइनस c, और इधर 1 और c माइनस b तो बना रहेगा, राइट। लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि ए बी सी किस में है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो 2b की वैल्यू व्हाट, a प्लस सी। तो यहाँ 2b की जगह a प्लस सी करोगे तो a प्लस सी और माइनस a माइनस सी, तो 0 बन जाएगा, यानी ये एक कॉलम पूरा 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इफ दिस एंड दैट आर इन जीपी देन व्हाट इज एक्स। अगर ये तीनों जीपी में हैं तो बीच का स्क्वायर अगल बगल के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी log a बेस x इंटू log x बेस b, ऐसा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log x ऐसे, और इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log b। अच्छा, बेस हम लोग अपने मन से कुछ भी, चलो e ही ले लेता हूं, जो आपको अच्छा लगे, सुटेबल हो। फायदा यह है कि ये दोनों कैंसल आउट हो गए, और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, log a बेसी अपॉन log b बेसी। बट इसको हम चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं log a और बेस में b, और लेफ्ट में क्या है, a के पावर में 2x, ऐसा। ये यहां तक पहुंच गए। अब जरा आप सोचो कि अगर a के पावर में b बराबर समथिंग हो तो b की वैल्यू इस समथिंग का log बेस a पर लिया जाता है, राइट। तो यहां पे भी a पावर b बराबर समथिंग है, तो पावर 2x को हम लिख सकते हैं, यहां से इस समथिंग का log लेना है। समथिंग क्या है, log a बेस b, इसका log लेना है बेस a पर। अच्छा, अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो x की वैल्यू क्या आपको दिखाई देगा,
लॉग ए बेस बी, यहां भी बेस है और डिवाइडेड बाई 2 है। x की वैल्यू पूछा क्या था, x की वैल्यू ही पूछा है। तो जरा ऑप्शन देखते हैं, हमें लॉग ए बेस बी का फिर से लॉग लेना है बेस ए पर और अपॉन में 2, यानी ऑप्शन सी दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, अच्छा आइए हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन। 15 में क्या है जरा देखा जाए, इसको भी समझो। इसमें भी बोल रहे हैं कि ये तीनों जीपी में है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर ये तीनों जीपी में है तो बीच का मतलब 2 के पावर b अपॉन ए सी का स्क्वायर अगल बगल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो 2 पावर 1 अपॉन सी, 2 पावर 1 अपॉन ए को प्रोडक्ट में लाएंगे तो चूंकि बेस बराबर है तो पावर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी आ जाएगा, राइट। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 2b अपॉन ए सी, और राइट में 2 के पावर में ये भी हो जाएगा a प्लस सी अपॉन ए सी। क्योंकि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा। 2b अपॉन ए सी बराबर a प्लस सी अपॉन ए सी। ए सी अगर कैंसिल आउट होगा तो 2b बराबर व्हाट? a प्लस सी, यानी ए बी सी किस में हो जाएगा? ए बी सी आर इन ए पी, यानी 15 का a हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहे हैं जरा देखा जाए इसको। अच्छा, 16 में एक चीज और ध्यान देना है कि इसका ऑप्शन, कुछ ऑप्शन इधर भी है, ठीक, कोई बात नहीं। 16 में यहाँ पे एक ऑप्शन 7 है और एक है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो हम यहीं पे लिख देते हैं चारों ऑप्शन को। देखो 16 क्वेश्चन में एक ऑप्शन है सी 7 और डी है कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखो पूछ क्या रहा है, कह रहे हैं कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 5/2, कॉमन डिफरेंस निकाला जाए तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमें डी मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू -7/12। डी की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि हमारा एपी घट रहा है, घटते क्रम में जा रहा है। तो जब घट रहा है वो तो एक समय के बाद नेगेटिव टर्म्स आना शुरू होगा। तो नेगेटिव टर्म जहां से शुरू होगा आना, सबसे पहला जो नेगेटिव टर्म होगा उसके बाद वाले नेगेटिव तो पहले नेगेटिव टर्म से तो छोटे होंगे ना, तो सबसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म ही ग्रेटेस्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें ग्रेटेस्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव टर्म मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। क्वेश्चन ये है, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो a प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब -7/12। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/12 माइनस 7/12 प्लस 7/12। सिंप्लीफाई और करेंगे, डिनोमिनेटर में 12 ले लिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस 7n प्लस 7, राइट। दिस इज इक्वल टू 37 माइनस 37 7n/12। देखो n की जगह पे हम 1 2 3 4 मतलब रखें अगर, तो 4 तक रखेंगे तो भी ये छोटी रहेगी, 5 रखेंगे 35 इससे छोटा रहेगा, 6 रख देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। मतलब n बराबर 6 जैसे रखेंगे ये बड़ा होकर के नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो 6 के बाद कोई भी वैल्यू रखोगे नेगेटिव आएगा, लेकिन सबसे पहला फर्स्ट नेगेटिव n बराबर 6 रखने पर आया है, यानी n बराबर 6 के लिए हमें क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट नेगेटिव टर्म, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा नेक्स्ट 16 के बाद क्वेश्चन 17 क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलो इसको हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि भाई ये कोई इक्वेशन है x² - 4x प्लस के बराबर 0। आपको ये पता करना है कि इसमें k की कौन सी ऐसी, कितने ऐसे इंटीग्रल वैल्यू यहां पर रखा जाए कि इस समीकरण का रूट हमेशा रियल भी आए
और साथ ही साथ दोनों रूट 0 और 5 के बीच में लाई करें। ये हमें ध्यान से समझना है। तो देखो एक काम करता है, देखो अगर हमारा रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 0 5 के बीच में पड़े तो देखो इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है। x² - 4x + k का ग्राफ पैराबोलिक होता है। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका जो फेस होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। और हमें यह भी ध्यान देना है कि इसका रूट रियल भी आए। तो इसका मतलब इसको हमें, इसके ग्राफ को हमें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी कराना है और इसके ग्राफ को ऊपर की तरफ भी बनाना है। दो बातें ध्यान ये भी देना है कि उसके रूट मतलब जहां वो काटे एक्स एक्सिस को वो 0 5 के बीच में पड़े, मतलब कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ जाना चाहिए, ऐसा कुछ इस तरह से, समझ रहे हो? ऐसे रहेगा हमारा ग्राफ, तभी हमें सही के पर एक कंडीशन लगाते आएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो ऐसे स्थिति में अल्फा बीटा कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, 0 5 के बीच में होगा, रूट्स रियल भी है, ग्राफ ओपनिंग वर्ड में ओपन है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये कंडीशन तभी आएगा जब हम d को 0 या 0 से बड़ा कर दें। भाई अगर हम 0 और 5 हम ग्राफ को ऐसे भी बना दें तो हमारा रूट्स तो भी तो रियल आ रहा है, बस फर्क है कि दोनों रूट्स हमारा सेम हो गया है तो भी चलेगा। तो पहला कंडीशन d ≥ 0, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? भाई अगर हम 0 और 5 अगर ग्राफ कुछ इस तरह से बना दूं, अल्फा बीटा इधर मैं ले लूं या ग्राफ ऐसे बना दूं, अल्फा बीटा उधर ले लूं, तो इस स्थिति में भी तो d ≥ 0 है और इस स्थिति में भी है, जबकि दोनों रूट 0 5 के बीच में नहीं है, बाहर है। यानी ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, अभी ये होना चाहिए लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब कुछ और भी कंडीशन आना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए उसको समझा जाए। देखो दूसरा ये है कि 0 पर इस ग्राफ की वैल्यू और 5 पर इस ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी 0 पर और 5 पर सेम साइन की वैल्यू आनी चाहिए, सेम साइन आना चाहिए। सेम साइन मतलब जैसे मान लो यहां पे आप ऐसे समझिए कि अगर यही 0 होता 5 होता, ग्राफ में इस तरह से बना देता, अल्फा यहां हो गया, बीटा यहां हो गया। अब अल्फा और बीटा एक तो 0 5 के बीच में और एक बाहर है, अगर एक बाहर चला जाएगा तो अल्फा 0 पर ग्राफ की वैल्यू आएगा नेगेटिव और 5 पर ग्राफ की वैल्यू आएगा पॉजिटिव, अपोजिट साइन आ गया। हमारे कहने का मतलब ये था। तो 0 और 5 के बीच में मेरा रूट्स पड़े, उसके लिए 0 पर और 5 पर दोनों पर इस ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। यानी आपको दूसरा कंडीशन ये लगाना है कि f0 पर ग्राफ की वैल्यू भी पॉजिटिव आना चाहिए और f5 पर भी ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन। तो क्या केवल इतने कंडीशन से ही हमारा वर्क हो सकता है? नहीं, अभी भी हमारा कंडीशन पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई देखो अगर हमारा ग्राफ इस तरह से चला जाए इधर से, तो भी ऐसे परिस्थिति में भी अब ये ग्राफ जाएगा तो इसे उठता हुआ जाएगा, तो 0 पर और 5 पर फिर भी तो वैल्यू पॉजिटिव ही आ रहा है ऐसे स्थिति में भी। यानी इसकी वैल्यू 0 से बड़ा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा हो, तो ये इस बात की गारंटी नहीं कर पा रहा है कि नहीं अल्फा बीटा 0 5 के बीच में भी रहेगा। इस स्थिति में भी और इन दोनों स्थितियों में भी अल्फा बीटा 0 5 के बाहर हो सकता है। इसका मतलब ये भी पर्याप्त कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन हमें और देना पड़ेगा, तीसरा वाला, ताकि ये गारंटी हो जाए
कि 0 और 5 के बीच में ही मेरा रूट पड़ेगा, तो ध्यान से समझिए, इसका वर्टेक्स माइनस b/2a एंड माइनस d/4a होता है। तो माइनस b/2a मतलब ये लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, माइनस b/2a, ये वैल्यू, ये माइनस b/2a, 0 है ये, ठीक है। तो देखो हमारा ग्राफ ऐसे ही रहा हो, इसके लिए हमें ये कंडीशन और लगाना पड़ेगा कि माइनस b/2a की वैल्यू 0 और 5 के बीच में पड़े, यानी माइनस b/2a की वैल्यू 0 और 5 के बीच में पड़े। तो ये तीनों मिल करके गारंटी लेते हैं कि इस समीकरण के रूट्स हमेशा 0 और 5 के बीच में आएंगे। ये 3 कंडीशंस होने चाहिए। तो चलो हम तीनों कंडीशन से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखो f0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे 0 डाल दोगे आप, f0 डाल दोगे अगर, तो यहां से मिलेगा k, यानी यहां से आपको मिलेगा कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, पहली बात। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 5 डालते हैं तो 25 माइनस 20, 5 प्लस k आएगा, यहां से 5 प्लस k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी k ग्रेटर देन -5 आपको यहां से मिल रहा है। ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, कह रहा है -5 से बड़ा, ठीक है। अच्छा, d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो b² मतलब 16 है, माइनस 4ac की वैल्यू कितना है, k ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4k, तो यहां से k लेस आर इक्वल टू 4 दिख रहा है क्या, यस, ये हमारा एक कंडीशन आ गया, ठीक है। एक कंडीशन यहां से निकलेगा k में, इसके बाद फिर हम सभी का कॉमन वाला वैल्यू लेंगे। कॉमन वाला क्यों, क्योंकि कॉमन वाला ही सारे कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो माइनस b/2a, तो माइनस b में क्या है, माइनस b मतलब है b की वैल्यू -4 है, तो ये बन जाएगा 4/2a मतलब 2, ठीक है। इसकी वैल्यू 0-5 के बीच में होना चाहिए, तो यार इसकी वैल्यू 0-5 के बीच में तो है, मतलब ये तीनों कंडीशन लगा दिया। हालांकि यहां से मुझे k पर कोई कंडीशन नहीं मिल पाया, बट कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। तो k की जहां जहां कंडीशंस आपको देखने को मिली है कि भाई एक, अच्छा इन दोनों में हमें कॉमन अगर करना होगा, एक आ रहा है -5 से बड़ा, एक आ रहा है 0 से बड़ा, तो दोनों की बात मनवाओगे एक साथ, तो हमें 0 से बड़ा लेना है, राइट। k की वैल्यू हमें 0 से बड़ा लेना है। अब 0 से बड़ा तो बहुत से होंगे, लेकिन हमें एक बात ये भी कंडीशन अप्लाई करना है, k की वैल्यू 4 या 4 से छोटा भी करना है, तो 4 को लेते हुए 4 से छोटा भी बहुत से होंगे। तो कॉमन वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉमन वैल्यू 0 और 4 के बीच में दिखाई दे रहा है। 0 को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन 4 इंक्लूडिंग है, तो k की वैल्यू यहां से हमें 0 ओपन और 4 क्लोज होना चाहिए। ये पूरा k की वैल्यू के लिए इस समीकरण के रूट्स रियल भी होंगे और 0-5 के बीच में आएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, k को हमें इंटीग्रल वैल्यू ही लेना है सिर्फ। तो अब इनमें इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन, तो इनमें इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 हमारा वर्क करेगा, यानी यहां से इंटीग्रल की बात करेंगे तो k आना चाहिए 1 2 3 एंड 4। सो देयर आर 4 वैल्यूज ऑफ k, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, स्टैंडर्ड लेवल का, कोई बात नहीं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 18 ये बोल रहे हैं कि इफ इन AP द फर्स्ट टर्म इज x एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 0। फर्स्ट टर्म x है, n टर्म का सम कितना है, 0 है। बोल रहे हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म्स। नेक्स्ट m टर्म्स का सम मतलब हम एक काम करते हैं, ऐसे समझिए कि ये हमारा AP चल रहा है, a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे हमारा AP चल रहा है। कह रहे हैं कि शुरू के स्टार्टिंग के n टर्म्स इसका सम 0 है, फिर इसके बाद अगले m टर्म्स इतने का सम 0 है, अगले m टर्म्स का सम क्या होगा पूछा जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इस टोटल
हम एस एम प्लस एन टोटल टर्म्स के सम में से एन टर्म्स के सम को हटा दें तो हमें एम टर्म्स का सम मिलेगा। यस, लेकिन एस एन की वैल्यू तो 0 है, यानी इसको हम डायरेक्टली ऐसा सोचो कि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, एस एम प्लस एन की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2a, a मतलब x है, प्लस n माइनस मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, d की वैल्यू, अब d की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां से क्या करूंगा, एस एन बराबर हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0, n बाई 2 उधर भेज देंगे तो खत्म। तो यहां से ध्यान से देखा जाए, अगर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 2x, ठीक, तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन n माइनस 1, ये है d। यहां पे रखेंगे अगर तो माइनस 2x अपॉन n माइनस 1, दिस इज द d। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, m प्लस n अपॉन 2 ले लिया, 2x दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, ब्रैकेट n माइनस 1 का सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन n माइनस 1, ये माइनस की होने की वजह से माइनस m माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, राइट, और डिवाइडेड बाई n माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसल आउट, n माइनस n कैंसल आउट, बचेगा यहां पे कितना, माइनस m। ठीक है, ओके, तो इसको 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपको, ये आपको मिल जाएगा m प्लस n, ठीक है, इंटू x, और यहां पे केवल माइनस m बचेगा। अच्छा, माइनस m को मैं माइनस ऊपर और नीचे कॉमन कर लूं तो बचेगा सिर्फ m, और ये हो जाएगा 1 माइनस n, ठीक है, 1 माइनस n बच जाएगा, राइट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, mx m प्लस n, mx m प्लस n अपॉन 1 माइनस n, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। जैसे सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल आसान है, फैक्टोरियल 6 मतलब 720 होता है, इसमें एक जोड़ोगे तो आप 721 आ जाएगा, जो कि डिवाइडेड बाई 7 होता है, ठीक है, ये सही है। अब हमें इसका पता लगाना है कि ये हमारा 26 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, फैक्टोरियल 25, देखो एक बात बता दूं, n फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा इवन आता है, फैक्टोरियल n इज ऑलवेज इवन नंबर एक्सेप्ट n इक्वल टू 1, n बराबर 1 होगा उसको छोड़ के, n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रख दोगे तो वो हमेशा इवन नंबर आएगा, पहली बात। तो ये तो हो गया फैक्टोरियल 25 हो गया इवन, इवन में एक ऑड संख्या जोड़ दोगे, मतलब 1 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसी इवन नंबर से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, 19 हो गया, आगे बढ़ते हैं 20 में। 20 क्या बोल रहा है, 20 को देखो जरा ध्यान से, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी, देन व्हाट इज द मॉड z। हम एक काम करते हैं, z को मान लेते हैं हम a प्लस आई बी। तो पूछा क्या है हमसे, मॉड z की वैल्यू मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये हमसे पूछा गया है, राइट। लेकिन एक चीज और दिया है कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्योरली इमेजिनरी है। तो z की जगह पे अगर हम a प्लस आई बी रखेंगे तो a माइनस 1 प्लस आई बी बनेगा, और ये a प्लस 1 प्लस आई बी बनेगा। ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। तो एक काम करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस 1 माइनस आई बी, राइट, a प्लस 1 माइनस आई बी, a प्लस 1 माइनस आई बी, ठीक। अब देखो डिनोमिनेटर में तो एक रियल नंबर आ जाएगा, रियल वैल्यू आएगा, सॉल्व नहीं करना है। न्यूमेरेटर में रियल प्लस आई इंटू ये कोई रियल मतलब R1 एंड R2 आएगा, ए भी रियल होगा, यहाँ पे आई होगा।
और प्योरली इमेजिनरी होने के लिए इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा, R1 को जीरो करना होगा, तभी प्योरली इमेजिनरी बनेगा। तो R1 की वैल्यू हम निकाल के जीरो के बराबर कर देते हैं, देखते हैं वहां से क्या होता है। तो R1 मतलब क्या, a-1 का a+1 में गुणा करने से मिलेगा, तो a² - 1 ये आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करने से इमेजिनरी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे इमेजिनरी, इसका इसमें करोगे तो -i² b², तो i² की वजह से हो जाएगा -1, तो +b², यानी ये +b² आ जाएगा। ये R1 की वैल्यू है जो कि 0 के बराबर होना चाहिए, तो a² + b² बराबर 1 आ गया। तो यार ये वैल्यू अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इतना बराबर 1 होगा, अगर इतना बराबर 1 होगा तो मॉड जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं, 21 में ये बोला जा रहा है कि भाई हाउ मेनी रियल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, कितने ऐसे रियल नंबर हैं जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे यार मॉड वाले केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे केस बनेगा, एक केस तो बनेगा कि अगर x की वैल्यू 4 से छोटा हो, एक केस बनेगा x की वैल्यू 5 से बड़ा हो, सॉरी 7 है ना, तो 7 से बड़ा हो, x ग्रेटर देन 7, और एक केस बनेगा कि x की वैल्यू 4 और 7 के बीच में हो। 3 केस बनेगा। अगर x की वैल्यू 4 से छोटा है, समझ रहे हो, x का मान अगर 4 से छोटा हो जाएगा तो ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू अगर बाहर निकालते हैं तो हम माइनस लगा के निकालेंगे, फिर समझो, तो माइनस लगा के निकालेंगे इसको, तो -x + 4 बनेगा। ये भी अगर x की वैल्यू 4 से छोटा है तो ये पूरा नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो बाहर जब निकलेगा, समझो, तो बाहर निकलते समय माइनस लग के आएगा बाहर, तो -x + 7 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 15, और ये तो कंडीशन है। फिर 4 और 7 के बीच में, 4 और 7, 4 के आगे रखोगे तो ये तो डायरेक्ट निकलेगा x - 4, लेकिन 7 से पहले रखोगे x की वैल्यू तो ये नेगेटिव होने की वजह से माइनस के साथ निकलेगा, तो इतना आ जाएगा, और बराबर कितना है 15। ये कंडीशन भी हमारा फॉलो होना चाहिए, राइट। अच्छा, ग्रेटर देन 7 की स्थिति में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों डायरेक्ट निकलेंगे, x - 4 + x - 7, राइट, और इक्वल टू 15 आ जाएगा। समझो इस बात को, ये इस मतलब मॉड को फ्री करने का तरीका है, समझे। तो अगले स्टेप में क्या होगा पता है, अगले स्टेप में ये होगा कि अगर x की वैल्यू लेस देन 4 था तो हमें यहां से मिलेगा -2x + 11 = 15। अगर x की वैल्यू 4 और 7 के बीच में होगा तो यहां से यार हमें मिलेगा 7 में से 4 गए 3, 3 = राइट में 15, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये इसको हम हटा देते हैं। अगला क्या है, x ग्रेटर देन 7 के केस में क्या होगा, 2x - 11 = 15, ठीक है। तो देखो यहां से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 26, तो x बराबर आएगा 13। अच्छा, x बराबर 13 7 से बड़ा है, मतलब ये हम ले लेंगे। यहां पे 2x की वैल्यू आएगा -4, x की वैल्यू -2 आएगा, जो कि 4 से छोटा है, तो ये भी अलाउ है। तो x के केवल 2 वैल्यू ऐसे मिल पा रहे हैं, यानी ओनली 2 रूट्स, राइट। तो 21 का कितना b हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट 22 में देखते हैं हम लोग इसका क्या सोल्यूशन होगा। देखो एक फंक्शन है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई ये a से b के बीच में है, और अगर ये ऑनटू हो a और b क्या होगा, तो देखो a मतलब इसका डोमेन, a की वैल्यू मतलब डोमेन। तो याद रखना अगर हमें कोई भी फंक्शन इस तरह से मिल जाए ax + b और cx + d, तो इसका डोमेन हमेशा r - d/c का नेगेटिव साइन हटा दो, डोमेन और रेंज r - a/c को डायरेक्ट हटा दो, ये रेंज होता है। तो इसका डोमेन अगर की बात करें a की,
तो r माइनस 5/3 होना चाहिए। तो r माइनस 5/3, हालांकि इसमें तो दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसमें भी दिख रहा है, तो ये भी और ये भी हो सकता है। अभी हमें बी भी डिसाइड करना है। तो देखो आंटू कब होगा, आंटू तब होगा जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। तो इसका मतलब बी आंटू अगर है तो बी और इसका रेंज दोनों सेम होगा। तो रेंज कितना, रेंज इसका होगा r-2/3। तो r में से 2/3 को हटाना है, जो कि केवल डी में दिख रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन 22 हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 23। देखो 23 में क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर ax² प्लस x² प्लस ax प्लस b बराबर 0 कोई समीकरण है और इसका रूट अल्फा बीटा है और वो भी रियल है, तो आपको ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस बात की गारंटी लेगा कि वो अल्फा की वैल्यू को सॉल्व करके दे देगा, और वो भी रियल। देखो अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा अगर 0 कर दिया जाए, अल्फा प्लस बीटा अगर 0 कर दिया जाए और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को 2 कर दिया जाए, तो उससे जो अल्फा आएगा वो हमारा रियल होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है? तो देखते हैं। देखो अगर अल्फा प्लस बीटा 0 कर दोगे, इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स 0 कर रहे हो, तो a की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो समीकरण बन जाएगा x² प्लस बी इक्वल टू 0। भाई अल्फा प्लस बीटा 0 मतलब क्या, आपने रूट्स के सम को 0 कर दिया, तो a 0 हो गया, तो समीकरण तो ऐसे बन गया ना। तो समीकरण अगर ऐसे बन गया तो x² बराबर यहां पे जाएगा तो माइनस बी, यानी x² बराबर ये आप लिख सकते हो √bi², इस तरह से लिख सकते हो। इसका मतलब ये x की वैल्यू प्लस माइनस √bi आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x की वैल्यू तो इमेजिनरी हो गया ना, यानी जैसे अल्फा प्लस बीटा 0 करोगे दोनों रूट्स इमेजिनरी, अर्थात अल्फा की वैल्यू रियल नहीं मिल पाएगा। यानी ये स्टेटमेंट इस बात की गारंटी नहीं कर रहा है कि हमें अल्फा रियल आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक ऐसे ही अगर हम दूसरे की बात करें कि अगर a को 0 कर दिया जाए, भाई अगर a को 0 जैसे करोगे तो रूट्स तो दोनों इमेजिनरी हो जाएंगे ना। तो ये स्टेटमेंट भी इस बात की गारंटी नहीं करता है कि अल्फा और बीटा के रियल रूट्स देगा, अगर इन दोनों स्टेटमेंट की बात माना जाए तो। अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट हमारी तरफ से ये गलत बोल रहा है। ऑलराइट, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 24 क्या बोल रहा है? 24 ये बोल रहा है कि अगर इसका सिक्स्थ टर्म 5600 हो, सिक्स्थ मतलब 5 + 1 कितना हो 5600। अच्छा 5 + 1 मतलब समझते हैं 8c5 x के पावर में -8/3 फर्स्ट टर्म, दोनों का डिफरेंस। सेकेंड टर्म x² log x बेस 10 होल पावर 5 5600। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो -8/3 के होल पावर 3 से कट जाएगा। 8c5 मतलब 8c3 कर सकते हैं, x के पावर में -8। ठीक है, और यहां से x के पावर में हो जाएगा 10, यहां से log x बेस 10 तो है ही है, होल पावर 5 और राइट में 5600। अब समझो इस बात को। 8c3 मतलब क्या, 8c3 की वैल्यू हम थोड़ा सा बाहर इधर से निकाल लेते हैं, आपको दिखा देता हूं। 8c3 में क्या वैल्यू मिलता है, 8 7 6 3 2 1, तो ये दोनों कट गया, तो मतलब 56 मिलेगा यहां से। तो ये 56 है, तो 56 1 और यहां 100 आ गया, और यहां से हमें मिल गया कितना, x के पावर में 2, x पावर 2। ठीक है, और यहां से हो जाएगा log x बेस 10 होल पावर
5 है ना। अच्छा, तो राइट में क्या हो जाएगा, राइट में आ गया यहाँ पे 100, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या सोचना है, इसको समझो जरा ध्यान से भाई। अगर हम यहाँ पे ध्यान से समझे, 100 मतलब क्या, 10 का स्क्वायर। सोचो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें जरा, देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट में लिखा है x के पावर में 2 और log x बेस 10 होल पावर 5 लिखा हुआ है, और राइट में 10 पावर 2 लिखा है। जरा सोचो आप ध्यान से, अगर हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं तो x स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर दिख रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि x की जगह में 10 आना चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि सर इसका क्या करें फिर। तो देखो इसका ये करेंगे कि जैसे x की जगह 10 रखोगे तो log 10 बेस 10 1 बनेगा, 1 के पावर 5 हो जाएगा 1, यानी ये x बराबर 10 सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, 24 का। नेक्स्ट 25, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे। तो देखो यार इसमें ना ऐसा करो कि 3x माइनस वाई और x प्लस 3y दोनों के एक साथ लेके पावर 4 कर सकते हो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 9xy माइनस xy और माइनस 3y स्क्वायर होल पावर 4, तो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy होल पावर 4, है ना। और इसमें एक चीज और समझो, हाउ मेनी टर्म, देयर आर 3 टर्म। तो ये तो टोटल मतलब पावर में यानी n प्लस 3 टर्म है, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। इस वाले फार्मूले से भाई आपने पढ़ा होगा ना कि x1 प्लस x2 प्लस xr होल पावर n में टोटल टर्म्स कितने, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो यही वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, n की जगह 4 है, r की जगह 3 है, तो 4 3 7 में से 6c2। अच्छा 6c2 मतलब कितना, 6 गुणे 5 और 2 गुणे 1 15 आ रहा है क्या, यस, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट 25 हो गया, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26, देखो 26 बड़ा इंटरेस्टिंग, इसको कॉमन सेंस की हेल्प से लगाओ, कॉमन सेंस से। बोल रहे पी क्यू आर एस 4 नंबर है जो एपी में है, और p प्लस एस की वैल्यू 8 है और q और r की वैल्यू का पी क्यू आर का प्रोडक्ट 15 है, तो हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का डिफरेंस। तो यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि 1 3 5 7 अगर मैं 4 नंबर ले लूं जो कि एपी में है, p इसको मान लो q r s, तो जरा देखो कंडीशन अप्लाई हो रहा है क्या, p प्लस एस 8 आ रहा है, हाँ आ रहा है, q r की वैल्यू 15 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब हम 1 3 5 7 को लेके ट्राई कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स का डिफरेंस तो 6 आ रहा है ना, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। देखो 27 क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। एनसीआर की ग्रेटेस्ट वैल्यू, भाई देखो एनसीआर की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने पढ़ा होगा कि ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर n इवन है तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू nc n/2 हो जाएगा, राइट। अगर n ऑड है तो nc n प्लस 1/2 या nc n माइनस 1/2 होगा, यानी n/2 मतलब r, यानी n बराबर 2r हो जाएगा। n बराबर एनसीआर ग्रेटेस्ट तब होगा जब n बराबर 2r होगा, बात तो सही है, लेकिन जब n इवन होगा तब। तो यहां तो उसने कुछ बोला ही नहीं कि n इवन है कि ऑड है, कंडीशन दिया नहीं, इसलिए ये बात गलत है, ये हमेशा सही नहीं है। जब n इवन होगा तब n बराबर 2r होगा। ऐसे ही
जब n ऑड होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये होगा और ये भी होगा, यानी n प्लस 1/2 बराबर r हो सकता है या n माइनस 1/2 बराबर r हो सकता है। तो यहां से n की वैल्यू 2r माइनस 1 और यहां से n की वैल्यू 2r प्लस 1 हो सकता है, समझे। तो n की वैल्यू यहां पे इसने लिखा है 2r माइनस 1 एंड 2r प्लस 1, ऐसा लग रहा है कि सही लिखा है, लेकिन देखो ये तब सही माना जाएगा जब n ऑड के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा हो। तो यहां तो उसने ऐसा कुछ कंडीशन दिया ही नहीं। अगर ये लिखा होता कि इफ n इज ऑड, अगर ये लिख दिया होता तब ये सही होता। यहां अगर लिख देता n इज इवन तब ये सही होता, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए ये दोनों हम सही नहीं बोलेंगे, गलत। अगर इसको सही बोल रहे हो तो आप इसका मतलब हर स्थिति में सही होगा ऐसा, और ये सही बोल रहे हो मतलब आप करो हर स्थिति में सही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ज्यादातर लोग इसको सही ही मान रहे हैं, लेकिन नहीं, कंडीशंस पर बेस्ड ये है क्वेश्चन, राइट। आइए आगे चलते हैं हम लोग 27 के बाद 28। अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते हो m पैरेलल लाइन को अगर n पैरेलल लाइन कट करे तो कितने पैरेललोग्राम, 60 पैरेललोग्राम। तो m पैरेलल लाइन मतलब mc2, n पैरेलल लाइन mc2 इनटू बराबर टोटल पैरेललोग्राम की संख्या दे देगा, यानी m माइनस 1, समझे, और n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 और यहां से भी 2 इंटू 1 इक्वल टू 60। m माइनस 1 n माइनस 1 इक्वल टू 240 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये पता करना है कि m प्लस n की वैल्यू क्या होगा। देखो बड़ा ही सोच और बड़ी समझदारी से इसको सॉल्व करना है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, वेरिएबल दो है, m n की वैल्यू निकालना भारी पड़ जाएगा, इसको जोड़ना भी है। तो इसको हम एक काम करते हैं बड़ी सावधानी से। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 240 को हम लिख सकते हैं, देखो 240 को अगर समझा जाए तो 240 को हम अगर इसके फैक्टर करते हैं, राइट भाई, 2 गुणे 2 4 होगा और 4 गुणे 60 करोगे 240 आ रहा है। तो 240 को हम एक काम करते हैं कि फैक्टर अगर करें हम 240 का, तो 240 का फैक्टर 8 गुणे 3 इंटू 10 बन जाएगा, राइट। यानी 8 इंटू 3 इंटू 10 को मैं 2 गुणे 5 लिख सकता हूं। अच्छा 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है, 4 इंटू 2 ये, और ये 3 इंटू 2 और ये 5 है। 2 2 एक साथ कर दूं अगर तो 4 इंटू 4 और 5 इंटू 3, यानी ये इस तरह से मैंने सेटिंग किया है। क्यों ऐसा किया समझे, देखो इसलिए कर रहा हूं कि एक m है और एक उससे कम है, एक n है और एक उससे कम है। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन राइट में भी 4 नंबर में ले रहा हूं, एक 5 है और उससे एक कम है 4, एक 4 है और एक उससे कम है 3, समझे। 5 इंटू 4 4 इंटू 3, तो ये m माइनस 1 इसको सूट कर रहा है, n माइनस 1 इसको सूट कर रहा है। तो ध्यान से देखा जाए भाई, m की जगह पे 5 है और m माइनस 1 मतलब एक कम, n की जगह पे 4 है, n माइनस 1 एक कम। तो इससे m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 3 नहीं, m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 4 दिख रहा होगा आपको, राइट 4। तो इस चालाकी से हम लोगों ने m n निकाल लिया और हमें दोनों को चाहिए सम, तो 7 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 को देख लिया जाए थोड़ा सा। 29 जरा देखिए, परमुटेशन वर्ड्स में उपस्थित सभी लेटर का प्रयोग करके कितने परमुटेशन बना सकते हो आप। तो देखो एक, देखो PERMUTATIONS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है, लेकिन 2 रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 लगाएंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या मान रहे हैं, x। अच्छा, कॉम्बिनेशंस के सभी लेटर्स का प्रयोग करके अरेंजमेंट करिए।
तो COMBINATIONS, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 फैक्टोरियल 12, लेकिन यहाँ पे दो दो लेटर दो दो बार रिपीट किया है, तो फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं हम। लेकिन हम इसकी जगह पे x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x बराबर यहां से 2y आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 को उधर भेज दिया, तो x बराबर कितना दिख रहा है, x बराबर आपको दिखेगा 2y। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यहां पे कोई ऑप्शन तो x बराबर 2y करके नहीं दिख रहा है, x बराबर y है, y बराबर 2x है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुकिए, ये x की वैल्यू हो गया, if x with the number of permutation of the word this and y with the number of permutation of the word combination, which one of the following is correct। अच्छा, परमुटेशन के सभी लेटर्स का अरेंजमेंट करते हैं जब हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 किया था, x की वैल्यू ये है। अच्छा, और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल 12, लेकिन फैक्टोरियल 2 दिस इज द y। ठीक, तो फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 2 के प्लेस पर हम x लिख सकते हैं, x, यानी x अपॉन फैक्टोरियल 2 इक्वल टू y, यानी x बाई 2 बराबर y। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 2y आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कुछ यार अलग दे रहा है ऐसा। अच्छा, x बराबर y बराबर 2x, x बराबर 4y, y बराबर 4x। अच्छा एक मिनट, थोड़ा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 था, ठीक है। ओके, लेट x बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड परमुटेशन एंड y बी द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन। COMBINATIONS परमुटेशंस। तो टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल लेटर हैं, फैक्टोरियल 12 होगा। फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2 से मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो टोटल अरेंजमेंट देगा, जिसकी वैल्यू आएगा, जिसकी वैल्यू y उसने दे रखा है क्वेश्चन में, और इधर PERMUTATIONS, इसमें सिर्फ एक ही लेटर दो बार रिपीट किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 बराबर x, यानी x की वैल्यू, x be the number of permutation of the word this and y be the number of permutation of the word combination, which one of the following is correct। तो x बराबर ये है और y बराबर ये है। फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 की जगह पे हम x लिख सकते हैं, है ना। तो यार x और अपान में ये फैक्टोरियल 2 है, x बाई 2 इक्वल टू y है, तो x बराबर 2y ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे x बराबर y ये हो नहीं सकता, y बराबर 2x ये भी नहीं हो सकता, y बराबर 4x बिल्कुल नहीं होगा, x बराबर 2y आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x बराबर 4y दे रखा है। अच्छा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी इसमें तो y बराबर x बराबर 2y रिलेशन आ रहा है यार, x की वैल्यू 2y के बराबर आ रहा है, और इसमें x की वैल्यू 4y दे रखा है। अच्छा मे बी, अच्छा इसको मैं थोड़ा एक बार और देख लेता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि x बराबर 4y तो आ ही नहीं रहा है। परमुटेशंस, x be the number of permutation of the word permutation। अच्छा, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड परमुटेशन एक वर्ड है, उसके जो परमुटेशंस बनेंगे वो होगा x की वैल्यू। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल 12 होता है। अच्छा, अब जो रिपीट करता है, P रिपीट नहीं किया है, ERMUTA किया है रिपीट, ये ठीक है। अच्छा, और कोई लेटर तो नहीं रिपीट किया है, जरा ध्यान से देख लिया जाए यार। PERMUTATIONS, तो इसमें रिपीट कौन किया, TAT। अच्छा, ये रिपीट कर रहा है सिर्फ,
और कोई भाई PERMUTATIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दो रिपीट किया है तो जो रिपीट करता है उससे भाग भी कर दिया जाता है फैक्टोरियल 2 से। x है। y के लिए फिर से वही कॉम्बिनेशन की बात करें अगर तो यार कॉम्बिनेशन में COMBINATION हो यस, ये गड़बड़ी हो रही थी, बिल्कुल सही है। x बराबर 4i, यही वाला सही होगा, बिल्कुल सही है। x बराबर ये भी वो भी रिपीट कर रहा है ना, COMBINATIONS। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टोरियल 12 हो जाएगा। 3 लेटर रिपीट कर रहा है ना दो बार, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे क्या, x, और 2 गुणे 2 मतलब 4, तो y बराबर x बाई 4। तो यहां से x की वैल्यू कितना 4y आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं, 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट दिस विदाउट रिपीटिशन। अच्छा, 5 डिजिट का नंबर बनाना है इसकी हेल्प से और रिपीटिशन भी नहीं कराना है, ध्यान देना है, विदाउट रिपीटिशन। ओके तो अगर बनाते हैं 5 डिजिट का नंबर हम लोग इसकी हेल्प से, तो इसको तो 4 ही तरह से फिल कर पाएंगे हम, 4। फिर से इसको 4 3 2 1, जीरो की वजह से केवल 4, तो 16 तो या 48 दूना 96 आ रहा है यार। 5 डिजिट नंबर्स अगर आप बनाते हो यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिशन, तो टोटल तो नंबर इतना बनेगा। तो बताना क्या, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 50,000। बोल रहे हैं कि जो 96 नंबर बनेगा उनमें 50,000 से बड़े कितने बनेंगे। तो चलो उसको भी जरा देख लेते हैं, 50,000 से बड़े कितने होंगे। टोटल तो इतना बनेगा। अब 50,000 से बड़े, तो देखो 50,000 से बड़े अगर बनाना होगा ना, तो आपको यहां पे केवल 5 ही फिल कर सकते हो। 5 को फिल करके ही बनाओगे तभी 50,000 से बड़ा बनेगा। बाकी 4 डिजिट तो 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, 1 तरीके, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 नंबर ऐसे होंगे जो 50,000 से बड़े होंगे। अब देखो 50,000 से बड़े हैं कुल 24 नंबर, टोटल नंबर है 96। तो 50,000 से बड़े नंबर कुल कितने परसेंटेज में है टोटल की संख्या में, तो इंटू 100 कर दिया जाए तो हमें परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। तो 24 4 96 और 25 यानी 25% आ रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो बच्चों इस पार्ट में हम बस इतना ही। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेंगे। इसको 3-4 पार्ट में हम बनाएंगे ताकि बहुत लंबा वीडियो भी ना हो और हम इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए आपको बता सकें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।